संख्या के हिसाब से महिलाओं के 33% रिजर्वेशन में से एससी एसटी ओबीसी महिलाओं की सीटें अलग से निर्धारित होनी चाहिए। देखते हैं तो कास्ट सेंसस जो आप भी लंबे समय से विषय उठाते आ रहे हैं, राहुल गांधी जी ने भी लंबे समय से विषय उठाया, कास्ट सेंसस में भी ओबीसीज को ही स्पेसिफिकली इग्नोर किया जा रहा है। ड्राफ्ट फॉर्म आया, उसमें भी ओबीसी का सेक्शन कहीं पर भी नहीं था, एससी एसटी एंड अदर्स आया था। ये बताइए, फर्स्ट फेज की जो सेंसस शुरू हुआ उसमें कास्ट के कॉलम में एससी एसटी का ओबीसी का नहीं है। वो कह रहे हैं जी अभी तो हाउस सर्वे चल रहा है। मैं कह रहा हूँ जब एससी एसटी का हो सकता है उसी में ओबीसी का भी कर लेते, आपकी वो टाइम बच जाता, खर्चा बच जाता, एक बार में ही हो जाता। कांग्रेस के एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे साथ हैं। आज कार्यालय पर ही एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें उन्होंने महिला आरक्षण और जातीय जनगणना का एक विशेष मुद्दा उठाया है और बताया है कि किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी इसको बनाने की कोशिश कर रही है। उन्हीं से तमाम सवाल के जवाब लेंगे। सर, 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं और ये भी साबित करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस जो है इस बिल के खिलाफ है, महिला आरक्षण के खिलाफ है। कैसे डिफेंड कर पाएंगे इसे? पहली बात तो उनको अपनी बुद्धि दुरुस्त करनी होगी। महिला आरक्षण का इनिशियली लोकसभा में पास भी हुआ था और वो कांग्रेस की ही सरकार लेके आई थी। नंबर 2, जो अभी 2 दिन पहले जो लेख लिखा गया हमारी नेता सोनिया गांधी जी के द्वारा, उसमें स्पष्टतया उन्होंने मांग की है कि इसको एससी एसटी ओबीसी के महिलाओं को जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और तीसरा जो आज हम मांग कर रहे हैं कि जाति की जो जनगणना चल रही है उसमें ओबीसी की भी जनगणना होनी चाहिए। और जब आंकड़े सारे सामने आए, सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल सर्वे का पूरा डाटा आ जाए, फिर संख्या के हिसाब से महिलाओं के 33% रिजर्वेशन में से एससी एसटी ओबीसी महिलाओं की सीटें अलग से निर्धारित होनी चाहिए। लेकिन साथ में मेरी ये भी मांग है कि जो प्रोपोर्शनेट लोकसभा में अलग अलग राज्यों का आज है, यही प्रोपोर्शनेट इस बिल के बाद भी होना चाहिए। अगर जनसंख्या के हिसाब से किया गया तो जिन राज्यों ने, जो लोग एजुकेशन पे ज़्यादा काम किया, जिन लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण पर ज़्यादा काम किया, उनको सज़ा हो जाएगी। और ये कहीं ना कहीं आगे भारत की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए शायद नुकसानदायक साबित हो जाए। इसलिए जो प्रोपोर्शनेट पहले से चला आ रहा है राज्यों का लोकसभा की सीटों का, वो ही अभी भी आगे बरकरार रहना चाहिए। जो विचार इस बिल के बारे में सोशल मीडिया पे चल रहा है और इसे अगर हम परिसीमन से जोड़ के देखते हैं तो समझ में आता है कि अगर 850 के करीब सीटें हो जाएंगी तो महिलाओं की सीटें भी बढ़ेंगी और उसमें ज़्यादातर सवर्ण महिलाओं को या फिर जनरल कैटेगरी की महिलाओं को ज़्यादा महत्वता सामने होगी क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा, ज़्यादा संसाधन होते हैं। तो क्या असल डर इसी बात का है कि एक ही वर्ग की महिलाएं संसद पहुंच जाएंगी? नहीं, साजिश तो वही है। साजिश तो वही है कि अगर इसमें इस 33% में एससी एसटी ओबीसी का प्रोपोर्शनेट उनकी जनसंख्या के हिसाब से नहीं होता है तो इसमें स्वर्ण जाति की महिलाएं पूरा कब्जा कर लेंगी। एससी एसटी का तो फिर भी चूंकि संवैधानिक व्यवस्था है उनको देना पड़ेगा, लेकिन ओबीसी को अगर नहीं दिया जाता तो वो समझ लीजिए जैसे आज ओबीसी की जनसंख्या अगर 52% है लेकिन लगभग 25% सांसद ओबीसी के हैं, आधे से भी कम है। तो उसी हिसाब से अगर ये इसमें ओबीसी की महिलाओं को रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं की गई तो फिर वो पूरा स्वर्ण जाति की महिलाएं मैक्सिमम सीटों को कब्जा लेंगी। ये लेकिन खतरा रहेगा हमेशा। लेकिन जो बीजेपी आर्गुमेंट दे रही है, उनके तमाम प्रवक्ता, महिला प्रवक्ताएं उनकी सब बात कर रही हैं कि महिलाओं की पहली आइडेंटिटी महिला होना है, जेंडर के ऊपर वो नहीं, इस भारत में जाति एक सच्चाई है, वर्ण व्यवस्था एक सच्चाई है, छुआछूत ऊंच नीच एक सच्चाई है। इसको नकारने वाले लोग चालाक हैं और वो ये चालाकी का प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो जो प्रवक्ता आप बता रहे हो, महिला प्रवक्ता, उनकी भी जाति देख लेना। बीजेपी की जो महिला प्रवक्ता वो जो बोल रही हैं, ये जाति का जो दम्भ है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और वो चाहते ही हैं कि इसमें ओबीसी महिलाओं को नाम मिले ताकि मेजोरिटी उनकी उस पर हो जाए और उससे फिर पूरे संसद में उनकी मेजोरिटी हो जाएगी।
लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। लेकिन एक और पहलू अगर हम इस पूरे मामले में देखते हैं तो कास्ट सेंसस जो आप भी लंबे समय से विषय उठाते आ रहे हैं, राहुल गांधी जी ने भी लंबे समय से विषय उठाया, कास्ट सेंसस में भी ओबीसीज को ही स्पेसिफिकली इग्नोर किया जा रहा है। ड्राफ्ट फॉर्म आया उसमें भी ओबीसी का सेक्शन कहीं पर भी नहीं था, SC ST एंड अदर्स आया था। ये बताइए, फर्स्ट फेज की जो सेंसस शुरू हुआ उसमें कास्ट के कॉलम में SC ST का OBC का नहीं है। वो कह रहे हैं जी अभी तो हाउस सर्वे चल रहा है। मैं कह रहा हूँ जब SC ST का हो सकता है उसी में OBC का भी कर लेते, आपकी वो टाइम बच जाता, खर्चा बच जाता, एक बार में हो जाता। तो ये इसमें तो कोई संदेह नहीं है, उनकी नीयत ठीक नहीं है और वो अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। जातिवादी मानसिकता के मनुवादी लोग इस रिजर्वेशन बिल में भी बहुत बड़ी चालाकी करने वाले हैं और वो हम होने नहीं देंगे। उसके लिए हम कल 11 बजे जंतर मंतर पे SC डिपार्टमेंट OBC डिपार्टमेंट मिलके बहुत बड़ा प्रदर्शन भी कर रहा है। लेकिन सर हम हर जगह देखते हैं कि ओबीसीज वोटिंग सेक्शन सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा वोटर ओबीसीज के, सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स ओबीसी की, हर पार्टी में ओबीसी सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता भी हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जहाँ पर भी अधिकार देने की बात आती है, जहाँ पर भी हक देने की बात आती है, ओबीसी सबसे आखिरी में खड़ा होता है लाइन में। उसका कारण जागरूकता का अभाव है। OBC में जागरूकता का अभाव है, धर्म के नाम पे अंधापन ज़्यादा है। जिस दिन उनके दिमाग के पर्दे खुल गए, ज्ञान चक्षु खुल गए, उस दिन वो इस बात को भली भांति जान लेंगे कि वो शूद्र हैं और शूद्र होने की वजह से उनको हर चीज़ से वंचित रखा गया है, इसलिए सत्ता में उनको वो भागीदारी नहीं मिली है। इसलिए कभी भी आज तक जाति जनगणना जाति के आधार पर नहीं की गई है, चूँकि जो मनुवादी लोग हैं वो तो जानते हैं पिछड़े वर्ग की संख्या ज़्यादा है। तो अभी तो वो सारा मलाई अकेले सवर्ण जाति के लोग यूज़ कर रहे हैं, मनुवादी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उनका बस चले तो वो तो कभी भी नहीं क्या डर इसी बात का है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संगठित होना, अगर संगठित हो गए तो सबसे बड़ा थ्रेट जो होगा वो मौजूदा पावर को होगा। वो तो निसंदेह सच्चाई है, लेकिन मैं कह रहा हूँ किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर सभी जाति सभी धर्म के लोगों को उनके जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी भागीदारी मिल जाए तो इसमें किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए। माँ बाप भी जब अपने घर की संपत्ति का बंटवारा करते हैं तो सारे बच्चों में बराबर करते हैं ना। अगर वो कम ज्यादा कर देते तो उस घर में भी झगड़ा हो जाता है। तो ये तो बात तो लेकिन ये वाले भी तो कहते हैं, RSS की विचारधारा वाले बीजेपी कहते हैं कि अरे नहीं, जो है जाति वगैरह कुछ नहीं है, हम सब भाई एक बराबर हैं, हमें कम या ज्यादा का बंटवारा नहीं चाहिए। अगर एक बराबर हैं तो मंदिर में घुस जाने मात्र पे दलितों शूद्रों पे हमले क्यों होते हैं? मूंछ रखने पर, घड़ा छूने पे दलितों की हत्या क्यों कर दी जाती है? घोड़ी पर बारात निकालने पे दलितों के ऊपर हमले क्यों होते हैं? इसका जवाब दे दे बीजेपी। ये सब बोगस चीज़ें हैं और मैं इस बात को मानता हूँ कि भारत में जाति की जड़ें बहुत मजबूत हैं और जाति के ही बारे में बाबा साहब ने एनहिलेशन ऑफ कास्ट की बात की थी। जाति का विनाश होगा तो भारत मजबूत होगा, अन्यथा हिस्सेदारी भागीदारी नहीं देंगे तो भी दिक्कतें आने वाली हैं। अच्छा, आप अनिल सर की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि उन्होंने बड़ी स्पेसिफिक बात बताई कि एक तारीख 30 अप्रैल 2025 को एक मीटिंग होती है RSS के सरसंघचालक और मोदी जी के बीच में, उसके बाद के रिजल्ट से बीजेपी बौखला गई थी, मोदी जी बौखला गए थे, RSS बौखला गई थी, इसीलिए वो एकदम से अपना यू टर्न लिया। जिस चीज़ का वो विरोध करते रहे, इससे बंटवारा होगा, इससे ये होगा वो होगा, यार अर्बन नक्सली वो बात करते थे, फिर उसी के समर्थन में उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो ये तो सच्चाई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर थैंक यू। तो देखिए, राजेंद्र पाल गौतम जी थे हमारे साथ। इस पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे है मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।